हेलो गाइस। और बताइए क्या चल रहा है। खैर जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण जैसा कि पढ़ाई व्यवस्था पूरा बिगड़ा हुआ है, आप लोग भी घर पे हैं और दिन भर यही सोचते होंगे किस तरीके से टाटा स्टील जेट की तैयारी किया जाए। तो कुछ बुक्स मैं आज प्रेफर करना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो आपके सिलेबस में भी रहती है। तो आते हैं आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग के लिए। तो आयरन मेकिंग के लिए ये बुक जो है टुपकरी का मॉडर्न आयरन मेकिंग, ये बेस्ट बुक है, इसे आप पढ़िए। और स्टील मेकिंग के लिए भी टुपकरी का ये बुक आता है, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। और आपके पास टाइम है तो स्टील मेकिंग आपको टाइम मिल जाएगा, बट हमारे समय में हमारे पास टाइम नहीं था, हमने स्टील मेकिंग का बुक नहीं पढ़ा था, बट कॉन्सेप्चुअल सारे जान लिए थे। फिलहाल आपके पास टाइम है तो आप इसे भी पढ़िए, इन दोनों बुक्स को पढ़िए। और इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आता है ओपी गुप्ता का मेटलर्जी एमसीक्यूज, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको डायरेक्ट हेल्प तो नहीं मिलेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बुक आपको करीब 500 रुपए के आसपास पड़ता है, कभी कभी स्पेशल ऑफर में 250 तक भी मिल जाता है। तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इस बुक में आपको सारे जो भी देखिए जनरल मेटलर्जी है, मिनरल ड्रेसिंग है, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, सारे का है। तो इसमें मेनली जेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा था। जनरल मेटलर्जी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास, क्योंकि अभी टाइम है तो जरूर से कोशिश। और इनको सॉल्व तभी कर पाइएगा आप जब आप बुक से इन सारे एक्सरसाइज को सॉल्व किए रहे। और इस बुक में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे आयरन मेकिंग के आप लाइन से किसी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है यहाँ पर भी वही चीज है। इस बुक को अगर आप पूरी तरह सॉल्व कर पा रहे हैं एमसीक्यू, तो इसका मतलब है आपने चैप्टर्स को सही से पढ़ा है। चैप्टर्स को ही एमसीक्यू बना करके इस बुक में दिया गया है, कॉम्पिटिटिव को बेस करके ये बुक नहीं बनाया गया है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए है। तो इसमें जनरल मेटलर्जी आप जरूर पढ़िएगा, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी और मैकेनिकल मेटलर्जी आई डोंट थिंक कि पूरा पढ़ पाइएगा, नॉट नेसेसरी, डिप्लोमा लेवल पे ये नहीं पढ़ पाइएगा। फिजिकल मेटलर्जी 100% आप पूरा A to Z कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसमें A to Z करने में 3, 4, 1, 5, 6 नहीं 7 आप जरूर से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इधर तो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप करिए, इसमें से इतना ही आप करके जाइए, आपका जो है ये अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रीव्यू है। जैसे स्टील मेकिंग का एमसीक्यू देखे तो देखिए स्टील मेकिंग में सबसे पहला जो एक्सरसाइज चैप्टर है हमारा, वो स्टील के बारे में बताया गया है। उसमें टाइप्स ऑफ स्टील और स्टील मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज। तो 4 ऑप्शन है, और कार्बन परसेंटेज मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन, मतलब हर एक क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो इस बुक को आप जरूर से खरीद लीजिए और सॉल्व कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे आज के टास्क, यानी रेगुलर 10 to 15 एमसीक्यू, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाटा स्टील जेट और एनी गवर्नमेंट मेटलर्जी के लिए, एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरा जो सब्सक्राइबर है आप जैसा देख पा रहे हैं बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मैं क्या बोलूं, बहुत ही तेजी मीन्स बहुत ही तेजी, शायद एक डेली बढ़ता हो, डेली नहीं, ओके, महीना में एक जरूर बढ़ जाता है। सो दोस्तों, आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। सो दोस्तों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, इससे आगे हमें बनाने में इजी होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो बनाया वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है और उन्हें हेल्प हो रही है। सो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक आपकी मर्जी है, लाइक करे नहीं करे, बट डिसलाइक तो मत करना यार, डिसलाइक करने लाइक इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एजुकेशन पर्पस है, सो डिसलाइक तो मत किया करो। ओके, और हीट ट्रीटमेंट जो कि बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है हमारे किसी भी एग्जाम्स में, जिसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ टेक्निकल से लगभग 50% क्वेश्चन या 60% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेटलर्जी और हीट ट्रीटमेंट से ही आता है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फिजिकल मेटलर्जी के बाद ही हीट ट्रीटमेंट आता है।
ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं हीट ट्रीटमेंट के रेगुलर चीज़ों को बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी ट्यूशन सारे बंद है और पढ़ने में बच्चों को बहुत सारी तकलीफें हो रही है, और मेरे दोस्त भी इस काम को करेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के। लाइक मैं हीट ट्रीटमेंट बनाता हूँ, मेरे दोस्त आयरन मेकिंग, सारा को कवर कर पाएंगे और आपको इजीली प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो उसके लिए प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से भी उनको भी इंटरेस्ट लगेगा और वो भी वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट के लिए ये बुक बेस्ट है, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास जो नोट्स है हीट ट्रीटमेंट का वो इससे भी बेस्ट है, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की टास्क की तरफ, चलते हैं तब आज की क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, गैसोलीन इज अ, शायद ये रिपीटेड हो मे बी। तो गैसोलीन इज अ, आपको जैसा बताया गया है, गैसोलीन जो है वो कैसा फ्यूल है, तो वो लिक्विड फ्यूल है, पेट्रोल डीजल टाइप में ही होता है, पेट्रोल को ही शायद गैसोलीन कहा जाता है। ठीक है। सो गैसोलीन को ये गैस, क्योंकि यहाँ गैस लिखा है इसलिए गैसेस फ्यूल मत ट्रिक कीजिएगा, गैसोलीन जो है लिक्विड फ्यूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेंट इन कोल इज डिटरमाइंड बाय। ओके, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेंट इन कोल इज डिटरमाइंड बाय प्रॉक्सिमेट, अल्टीमेट एनालिसिस, बोथ, नन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा अल्टीमेट एनालिसिस। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जेट में भी पूछा गया है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किसके लिए होता है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया जाता है हमारा एस कंटेन वोलेटाइल मटेरियल एंड वोलेटाइल मटेरियल कंटेंट के लिए। ठीक है। और अल्टीमेट किया जाता है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के कंटेंट को कोल में डिटरमाइन करने के लिए। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू। आपको पता होगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल जो होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी आपके पास अच्छा ही आएगा। तो सबसे अच्छा ग्रेड का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट, इसलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होता है। अगर कार्बन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पीट में सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट के पास सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट है और इसी कारण से एंथ्रासाइट जो है हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बोम कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। बोम कैलोरीमीटर को क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल ही बोम कैलोरीमीटर से जो है निकाला जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन कंटेंट नहीं, एस कंटेंट नहीं। एस कंटेंट के लिए मैंने बता चुका है क्या प्रोसेस है। कैलोरीफिक वैल्यू के लिए बोम कैलोरीमीटर यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोल लिखा है। क्वालिटी ऑफ डीजल इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो देखिए, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, कैलोरीफिक वैल्यू और नन। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनरल लाइफ भी आपको ये जानना चाहिए कि अभी जिस तरीके से पेट्रोल का BS6 इंजन के लिए पेट्रोल्स आ रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उसका सीटेन नंबर किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। उसका ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल के लिए जो है वो ऑक्टेन नंबर से हम उसका क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा है डीजल, तो डीजल के लिए हम लोग सीटेन नंबर को यूज करते हैं। तो पेट्रोल जब आता है तो उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो चेंज होता है। तो आपने सुना होगा कि जो पेट्रोल होता है वो भी हाई स्पीड पेट्रोल आता है और एक नॉर्मल पेट्रोल आता है। तो नॉर्मल पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर होता है सारे HP लीजिए, इंडियन लीजिए, सबका एक ही रहता है, मगर जो हाई स्पीड पेट्रोल्स आते हैं उसका क्वालिटीज सब सारे पेट्रोल पंप पे अलग अलग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के समय जो कंटेंट मिलाया जाता है उससे उसका ऑक्टेन नंबर बदलता है। तो जो हाई स्पीड पेट्रोल्स आते हैं वो नॉर्मल गाड़ी में इसलिए नहीं डलवाने चाहिए। हमारे जो व्हीकल्स उसके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं
उसमें डाला जाता है। और उसमें कहा जाता है अगर आप हाई स्पीड पेट्रोल यूज कर रहे हो तो एक ही पेट्रोल पंप से, यानी अगर आप इंडियन ऑयल यूज करते हो तो हमेशा इंडियन ऑयल कीजिए, क्योंकि अगर आप इंडियन ऑयल और एचपी दोनों करते हैं तो उससे क्या होता है, पहले इसका ऑक्टेन नंबर कुछ रहता है और अगर एचपी करेंगे उसका ऑक्टेन नंबर अलग रहता है, दोनों मिलकर के कुछ और क्वालिटी बना सकता है। तो ये चीज अच्छा नहीं होता है गाड़ी इंजन के लिए। सो बढ़ते हैं अब आगे। ड्राई क्वेंचिंग ऑफ कोक इज डन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई क्वेंचिंग ऑफ कोक इज डन बाय नाइट्रोजन गैस। ड्राई क्वेंचिंग ऑफ कोक इज डन बाय नाइट्रोजन गैस। सो नाइट्रोजन जो है वो ड्राई क्वेंचिंग मेथड में यूज किया जाता है, इनर्ट गैस है इसीलिए। नेक्स्ट, इन रीजनरेटर हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीजनरेटर जो होता है, रीजनरेटर स्टोव का, उसमें किस मेथड से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर नन। तो आप जानते होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। कंडक्शन जो होता है उसके बारे में बता दूं कि कंडक्शन एक मेटेरियल से एक ही मेटेरियल के अंदर हीट फ्लो होता है। कंडक्शन लाइक लोहा गर्म होता है, इसका एक कोना अगर लोहा का गर्म किया जाए दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है कंडक्शन की वजह से, ठीक है। और रेडिएशन जैसे सनलाइट हमारे तक पहुंचता है वो रेडिएशन। कन्वेक्शन में हमारा एक एक पार्टिकल ट्रांसफर होकर के हीट ट्रांसफर करता है। तो हमारा जो रीजनरेटर होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो हीट आता है वो ऊपर जाता है, एयर गैस की तरह काम करता है। तो गैस जो है वो कन्वेक्शन मेथड से ही हमारा हीट ट्रांसफर करेगा, इसलिए कन्वेक्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सेम एज रेसिप्रेटर, रेसिप्रेटर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। गैसेस से लेकर के कोई भी बेस जनरेटर जो हीट ट्रांसफर करेगा वो कन्वेक्शन ही करेगा। कंडक्टिविटी के लिए सॉलिड मटेरियल में होता है, रेडिएशन के लिए एयर से ही पास कर जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। चलते हैं आगे। So reactivity of coke decrease when its carbon content increase, पहला ऑप्शन है reactivity of coke decrease, मतलब कोक का रिएक्टिविटी घटेगा कब, जब कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डेंसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डेंसिटी इंक्रीज। देखिए डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम पे मास इंक्रीज करेगा तभी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम पे मास इंक्रीज करता है कार्बन का कोक में, तो इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा कार्बन है ज्यादा रिएक्ट करेगा तो इससे इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। कार्बन कंटेंट इंक्रीज, तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से हमारा रिएक्टिविटी ऑफ कोक जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये भी पूछ रहा है। सॉरी उल्टा हो गया लग रहा है, ठीक है हम लिख के दिखाते हैं। देखिए डेंसिटी जो होता है रो से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी का इंक्रीज करना मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए इतना सरफेस वॉल्यूम है, इसमें जो मास का अमाउंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर गया। पहले इतना था अब ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो अभी क्या है, रिएक्टिविटी सरफेस जो है, रिएक्शन के लिए जो कार्बन का सरफेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो रिएक्टिविटी जो होगा कोक का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास हो गया। भाई जब रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, फ्री सरफेस चाहिए जिसमें कि अदर मटेरियल मिल करके रिएक्ट कर पाए। तो जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम पे मास ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि जो सरफेस है रिएक्शन के लिए वो नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से रिएक्टिविटी जो है कोक का वो घट जाता है, ठीक है। उससे पहले जो उल्टा हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो ये कारण होता है ओरिजिनली डेंसिटी इंक्रीज करने से रिएक्टिविटी ऑफ कोक जो है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सरफेस जो है नहीं मिल पाता है। अब इसमें कार्बन कंटेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑफकोर्स कार्बन कंटेंट जितना इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी ऑफ कोक उतना इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया कि फिक्स्ड वॉल्यूम पे करेगा या फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड रहा तभी ऐसा होता, तो ये एक्यूरेट उसका आंसर होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोरंडम इज, देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोरंडम क्या होता है, Si2C, SiC, TiO2 एंड SiO2। सो इसका केमिकल फॉर्मूला जो कार्बोरंडम का होता है वो होता है SiC, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, वेरी हार्ड मटेरियल कार्बोरंडम, तो सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है, SiC याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाटर गैस ऑल्सो कॉल्ड, वाटर गैस को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो वाटर गैस जो है उसको हम लोग ब्लू गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लाफिंग गैस N2 होता है
मार्स गैस आगे बताएंगे, एडियाबैटिक गैस। सो इसका सही आंसर है ब्लू गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्रूसिबल फर्नेस, क्रूसिबल मेड ऑफ, क्रूसिबल फर्नेस आप जान रहे होंगे, तो उसमें क्रूसिबल किसका बनाया जाता है, तो ग्रेफाइट का बनाया जाता है इनर्टनेस के कारण, क्योंकि अगर क्रूसिबल में हम लोग रिएक्शंस कैरियर आउट करेंगे तो वो ग्रेफाइट का बनने से इनर्टनेस को प्रोवाइड करता है, और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनफैक्ट ब्लास्ट फर्नेस के जो हर्थ है उसमें भी ग्रेफाइट कोक के जो लेयर रहता है कार्बन का, सो ग्रेफाइट का ही बना होता है। सो ये सब इसके ऑप्शंस गलत है, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a steel component heating to 50 to 60 degrees Celsius above UCT, upper critical temperature, and holding some time on this temperature and then cooled in air, process is known as normalizing। तो आप अगर हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये सब आपको, ये हीट ट्रीटमेंट का डेफिनेशन है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, heating carbon and aluminum at high temperature, chances to react with which of the following gas? करेक्ट ऑप्शन है CO2। कार्बन और एल्यूमिनियम का हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करने से वो CO2 गैस से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ मोन्स मेटल, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाटा स्टील जेट में बहुत सारे कंपोजिशन को पूछा गया है, तो इसका एक लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जानते हैं मोन्स मेटल का कंपोजिशन क्या है। कॉपर जिंक, कॉपर 60%, जिंक 40% जो है मोन्स मेटल कहलाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक्स और सारा चीज मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली इसको बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर स्केल हार्डनेस रेंज बिटवीन, मोर स्केल का जो हार्डनेस का रेंज है वो रहता है 1 से 10 के बीच में, जिसमें 1 इंडिकेट करता है सॉफ्ट को, सॉफ्ट यानी सबसे सॉफ्ट क्या होता है, टॉल्क, टॉल्क इज द सॉफ्टेस्ट मटेरियल, इसलिए इसको 1 दिया जाता है मोर्स स्केल में, और जो 10 है वो सबसे हार्ड मटेरियल यानी डायमंड के लिए है। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, लाइक डायमंड इज कंडक्टर और इंसुलेटर, ये जेट में ही पूछा गया था टाटा स्टील के। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि डायमंड जो है वो इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है, ठीक है। इंसुलेटर मीन्स करंट को जो पास ना कराए, और कंडक्टर मीन्स जो करंट को पास कराए। ये क्या है आप मुझे बताइएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या नहीं डायमंड, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, लास्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट, मेटल अलॉयज यूज्ड एज स्टीम कंडेंसर, मेटल और अलॉय जो स्टीम कंडेंसर के लिए यूज होता है वो है ब्रास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे। आप प्लीज इस डायमंड के कंडक्टर या इंसुलेटर होने का यस और नो कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा आप कितने कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देख रहे हो। और लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि आप प्लीज इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सभी देखिए, इससे किसी का चांस नहीं घटता है, सब अपने मेहनत से ही जॉब पाएंगे, और मिलजुल करके जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज करेगा। और मेन चीज़ यहाँ पे नॉलेज ही है, आप किसी भी क्वेश्चंस को वहाँ टैकल कर पाएंगे, इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।